और हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका। देश के तकरीबन 8 करोड़ छोटे दुकानदारों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्ट के संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर सोसाइटी ने आज भारत बंद और चक्का जाम का आह्वान किया है। और आज सुबह 6 बजे से ही इसका असर लगातार शुरू से ही देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि देश के कई राज्यों में भारत बंद की तस्वीरें लगातार निकल कर सामने आ रही हैं, जो एक एक करके हम आपको दिखाएंगे भी, जिसमें व्यापारियों ने तेल की कीमतों और जीएसटी समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर भारत बंद का ऐलान किया है। इसी बीच सीएम योगी कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे लेकर चलते हैं। श्रद्धालुजन अलग अलग पर्व और त्योहारों के समय में अयोध्या में दर्शनार्थ आता है। अयोध्या में श्रद्धा और पर्यटन दोनों का एक समन्वित रूप देखने को मिलता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस संबंध में अयोध्या के समग्र विकास को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को भी वहां मिले। के तमाम देशों में भारतीय मूल के नागरिक और अप्रवासी भारतीय भी बड़ी मात्रा में वहां निवास करते हैं। उन सबकी भी इच्छा होती है कि अयोध्या आ सकें, और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के जो एयर स्ट्रिप थी उसको एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करने का एक प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश सरकार ने भूमि क्रय करने के लिए जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाया है, और इसमें अधिग्रहण की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अब तक 377 एकड़ से अधिक भूमि हम लोग क्रय कर चुके हैं और युद्ध स्तर पर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को अपना अनुमोदन दिया है, और इस हेतु कि वहाँ पे तत्काल 250 वहाँ पे ATR 72 वहाँ पर संचालित हो सके। ATR 72 के जैसे विमानों को संचालन करने के लिए 250 करोड़ रुपए वहाँ के एयरपोर्ट के निर्माण के लिए तत्काल उपलब्ध कराए हैं। एयरपोर्ट के विस्तार की कार्रवाई इसके साथ ही चलती रहेगी, जिसमें हम एयरबस और अन्य जो बड़े विमान हैं वहाँ पर यात्री विमानों का आवागमन बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह भारत सरकार से संवाद बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर रखे जाने वाले इस एयरपोर्ट के ATR 72 के सेवा को संचालन करने और उसके लिए 250 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और केंद्रीय नागर विमानन के मंत्री श्री हरदीप पुरी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। निश्चित ही अयोध्या के टूरिज्म को और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को उनके आवागमन को और सहज और सरल बनाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अब अपने मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हैं। जीएसटी समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। वहीं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने लगातार बंद का जो आह्वान किया है उसका समर्थन भी किया गया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि CAIT के समर्थन, ईंधन के बढ़ते दाम और ई-वे बिल को लेकर भी वो चक्का जाम करेंगे। CAIT ने कहा है कि जीएसटी के हालिया प्रावधानों के खिलाफ देश भर में तकरीबन 1500 जगहों पर धरना प्रदर्शन होंगे। संगठन ने जीएसटी सिस्टम की समीक्षा और टैक्स स्लैब को और सरल करने, साथ ही कारोबारियों के नियमों के अनुपालन के लिए इसे और तार्किक बनाने का आह्वान किया है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र आर्य ने कहा है कि CAIT को समर्थन देने के लिए एसोसिएशन चक्का जाम करेगा और लगातार
जीएसटी में बदलाव की मांग भी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। कीमतों से परिवहन उद्योग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार को ईंधन की कीमतों को कम करना चाहिए। उधर दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से आज के परिवहन और श्रमिक संघों की ओर से बुलाए गए भारत बंद में शांतिपूर्ण तरीके से भाग लेने की अपील की है। देखिए, जीएसटी का जो कुछ प्रावधान लाया गया है, ये हमारे व्यापारी, छोटे व्यापारी के विरोध में है, मझले व्यापारी के विरोध में है। बड़े बड़े व्यापारी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको फायदा देने के लिए किया गया है। वो लोग चाहते हैं कि जो लोग काम करें, छोटे व्यापारी से बंद कर दिया जाए। ये षड्यंत्र कहीं से हो रहा है, तो हमें उसी को रोकना है। हमें किसी सरकार के साथ में डिस्प्यूट नहीं है। हमारा लड़ाई जीएसटी जो काउंसिल डिपार्टमेंट है, जिसमें स्टेट, पूरे भारतवर्ष के स्टेट और केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर जुड़े रहते हैं, उन्होंने ये नियम कानून लाया है। ये सरासर व्यापार हित के लिए खराब है। तो कैसा चल रहा है बंद आप लोगों का? देखिए, हमारा जो होलसेल मार्केट है, किसी भी प्रकार का होलसेल है, डिस्ट्रीब्यूटर हो, हार्डवेयर हो, मोटर पार्ट्स हो, कपड़ा का बड़ा व्यवसायी हो, ये सब हमारे बंद रहेंगे। सिलीगुड़ी में तो भारत बंद का ऐलान आज किया गया है। जीएसटी प्रावधानों के खिलाफ व्यापारियों का भारत बंद है। तकरीबन 8 करोड़ छोटे दुकानदारों के संगठन की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है। जरूरी बात इसमें यह है कि जो किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग लगातार कर रहे हैं, एमएसपी को कानून बनाने की मांग लगातार कर रहे हैं। इस संगठन ने उनसे भी आह्वान किया है कि आप भी भारत बंद में पूरा समर्थन कीजिए, पूरा साथ दीजिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी समर्थन दिया है भारत बंद का। आपको ये बता दें, तकरीबन 1500 जगहों पर व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन है। जीएसटी और तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देश भर में देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे वो राहुल गांधी का ट्रैक्टर चलाना हो, तेजस्वी यादव का ट्रैक्टर चलाना हो, या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बाइक पर सवार होकर सचिवालय तक पहुंचना हो। लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार से जब इस बारे में सवाल किया जाता है तो सरकार का साफ तौर पर कहना है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें सरकार इनको कम नहीं कर सकती है, जिसके चलते विपक्ष लगातार हमलावर है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं, ये आंकड़ा 100 को पार कर चुका है। आम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि परेशानियों का सामना उनको भी करना पड़ रहा है। इसीलिए आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। कई ऐसे छोटे छोटे व्यापारी संगठन हैं, कई ऐसे दुकानदारों के संगठन हैं जो कि आज इस भारत बंद में शामिल हैं। वो जीएसटी में बदलाव की मांग कर रहे हैं। बजट आया, बजट में उनको कुछ अपने लिए फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष का पहले ही कहना था कि बजट सिर्फ कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। बजट और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कैप्टन आई सिंह बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपसे ये होगा, तकरीबन 8 करोड़ दुकानदारों के संगठन हैं, व्यापारियों के संगठन हैं जिन्होंने आज भारत बंद का ऐलान किया है। पहले आपका रिएक्शन। बिल्कुल है, वो अपनी जगह व्यापारी संगठन है, ट्रांसपोर्ट संगठन है, अपनी जगह ठीक है वो, मगर सरकार की भी कुछ अपनी जवाबदारियां हैं, जिम्मेवारियां हैं। और पेट्रोल डीजल के जो रेट है वो सरकार निर्धारित नहीं करती है, ये पेट्रोल कंपनियां अपने हिसाब से देखती हैं कब उनको कहाँ जरूरत पड़ रही है पेट्रोल दाम घटाना है, कब बढ़ाना है। तो ये पेट्रोल कंपनियों की अपनी जिम्मेवारी होती है और वो इसमें ज्यादा सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये कहना तो गलत होगा कि सरकार बढ़ा रही है, क्योंकि पेट्रोलिंग कंपनियां आज स्वतंत्र हैं और वो अपने जो अंतरराष्ट्रीय बाजार को देखते हुए,
अपनी जरूरतों को देखते हुए कि कितना माल उनको कहाँ से कैसे लेना है, कैसे सप्लाई करना है, तो ये सारी चीजें देखते हुए पेट्रोलियम कंपनियां डिसीजन लेती है। तो इसमें सरकार का इन्वॉल्व बहुत कम होता है। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, किसान हैं, ये गलत है। अपनी जगह सब सही है। जो भी उन्हें लग रहा है कि बहुत कीमतें ज्यादा बढ़ रही है तो वो अपनी मांग रख रहे हैं, उसको भी मैं जायज मानता हूँ, गलत नहीं मानता हूँ। मगर सरकार की भी अपनी अपनी कहीं ना कहीं जरूरतें हैं कि जिस कोरोना काल में देखा होगा किस तरह से देश जो है ना कितनी आर्थिक स्थिति से जूझा है, मगर फिर भी सरकार ने कहीं से कहीं देश में कोई कमी नहीं आने दी। कैप्टन आई सिंह जी, कैप्टन आई सिंह जी, क्योंकि आप बीजेपी का पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं, सरकार की तरफ से पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आज का जो भारत बंद है वो किसान भी इसमें शामिल हैं जो कि लगातार 3 महीनों से दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी उन्होंने पूरा समर्थन इसको किया है। सरकार का अगला कदम क्या होगा? नहीं, सरकार देखो, सरकार किसानों की जो मांग है उसमें सरकार ने अपनी मंशा शुरू से साफ करी हुई है। आपने देखा होगा सरकार ने कभी मना नहीं किया है। अभी माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर दोबारा कहा था कि आए संगठन हमारे साथ बैठे, मगर संगठन कोई जाते ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, 4-6 दिन पहले ही एक सुरजेवाला का फोन आया, वो क्या नहीं, एक चैनल पे कह रहे थे कि ऐसे नहीं, आपने ये बात कही कि लगातार सरकार कह रही है कि किसान वहां पर पहुंचते नहीं है। बातचीत तो लगातार 11-12 दौर की हो चुकी है, किसान संगठन बकायदा वहां पर पहुंच रहे थे, उनको समझाने की कोशिश लगातार की जाती है, हर बार की जाती है। किसान तो लगातार जा रहे थे, लेकिन बात बन कहाँ रही थी? बात करने से बात नहीं बन रही थी। काजल, ऐसा है, हाँ। सरकार ने शुरू से ही किसान के साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेशन किया है। किसान की जो चर्चा है बराबर किसान के साथ की, मगर किसान को भी सोचना चाहिए ना। जो किसान जिस तरह से हट पकड़ते हैं, हट नहीं, देखो क्या होता है, किसान को और सरकार को दोनों को मिलके ही इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हट से नहीं निकलेगा। जैसे किसान हट करके पकड़ करके बैठे हैं कि सिर्फ 3 कानून ही हटाना है, तो इससे ऐसा लगता है कि किसान अपनी मांग नहीं रख रहे, अपनी हट रख रहे, और किसके कहने से कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो इस पे ये बहुत जो है ना जांच का मुद्दा है। ठीक है। मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल मथुरा दत्त जी, तकरीबन 8 करोड़ दुकानदार संगठन ऐसे हैं जिन्होंने आज भारत बंद का ऐलान किया है, और उसमें किसान संगठन भी, जो किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं, वो भी उसमें शामिल हैं। कांग्रेस का रिएक्शन क्या है, और क्या विपक्ष पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है इस भारत बंद को? देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार हठधर्मिता कर रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, किसानों की नहीं सुन रही है, नौजवानों को रोजगार के लिए तड़पना पड़ रहा है, तो और बेरोजगार परेशान है। हमारे व्यापारी जीएसटी गलत नीति से जीएसटी लागू करने से नुकसान में है, और ट्रांसपोर्टर सारे नुकसान में है। उन्होंने आज जो आह्वान किया है, निश्चित रूप से हमने उसका समर्थन भी किया है। हम उसका समर्थन पुरजोर से पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि सरकार को चाहिए कि किसानों के हित में बात करे और महंगाई को कम करे। डीजल पेट्रोल के दाम पर सरकार को लगाम लगाने। भारत बंद को समर्थन आप कर रहे हैं? देखिए, नैतिक रूप से हमारा समर्थन है। हमने पहले भी कहा था समर्थन करेंगे, हमने समर्थन किया भी है, क्योंकि इनकी किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए, व्यापारियों की आवाज को बुलंद करने के लिए आज जरूरी है कि उनकी मांग का समर्थन किया जाए। कितना बंद होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर कोई सड़कों में उतर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, तो ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम उसका समर्थन करेंगे। क्योंकि ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। इसका जवाब लेते हैं। कैप्टन आई सिंह, सरकार गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। काजल, इन कांग्रेसियों को शर्म मानना चाहिए। 60 साल तुमने राज्य किया, और आज के किसान के लिए तुम मांगे लेके आ रहे हो। तुमने 60 साल में क्या किया? नहीं, किसान वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं, वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, काजल, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि समर्थन कर रहे हैं, मगर जिस चीज की तुम मांग आज किसानों के माध्यम हमसे रख रहे हो, क्या 60 साल में आपने क्या किया? आपने किसानों के लिए 60 साल में कितना किया? तो ये
आज किसानों का समर्थन नहीं कांग्रेस कर रही, कांग्रेस हर उसका समर्थन कर रही है जो देश के विरोध में खड़ा है, जो सरकार के विरोध में खड़ा है, जो आप कहते हैं कि आप कहते हैं जो पिछले देश के 7 सालों में संविधान- कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसान कहते हैं कि पिछले 6 सालों में आपकी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हमने जो किया है वो दुनिया देख रही है और देश का किसान कह रहा है, ये बात नहीं कह सकते काजल, ये पूरा देश का किसान कह रहा है। तो चुनिंदा किसान, सिर्फ वही बात अभी आ जाएगी, चुनिंदा किसान है जो दलाली कर रहे हैं। कैप्टन आई सिंह जी, मेरा यहीं पर एक आपसे काउंटर क्वेश्चन ये होगा। आप कह रहे हैं कि हमने जो किया है वो दुनिया देख रही है, आपने जो किया है वो 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर भी दिख रहा है। काजल, एक चीज मैं आपको बताऊं, हाँ, बिल्कुल दुनिया देख रही है। ये जो दिल्ली की सीमा पे बैठे हैं ये दलाल हैं, ये कनाडा के भाड़े के टट्टू बैठे हैं, राकेश और योगेंद्र यादव लेकिन जैसे भाड़े के लेकिन टट्टू हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की फजीहत हो रही है। इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से ये किसानों का मुद्दा सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है, दूसरे देशों में जा चुका है। नहीं काजल, मैं इसको कंडम करता हूँ। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बिल्कुल फजीहत नहीं हो रही है, फजीहत नहीं हो रही। वहां पर एक एजेंडा चलाया जा रहा है भारत के विरोध, भारत सरकार के विरोध। कौन चला रहा है एजेंडा? कौन चला रहा है एजेंडा? कौन चला रहा है? अरे सरेआम कनाडा वाले चला रहे, बैठ के वहां से खालिस्तानी चला रहे। आपको दिखाई नहीं दे रहा जो उनको कोई फायदा है इस चीज से? कैप्टन आई सिंह जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर वो एजेंडा चला रहे हैं, उनको इस चीज से फायदा क्या होगा? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात, सवाल आपने कहा। देखो क्या है, खालिस्तानियों को किसानों के बीच में अपनी ताकत दिखाई दे रही है कि इनके माध्यम से हमारा आंदोलन चले, और कांग्रेस को अपनी खोई हुई सत्ता किसानों की आड़ में दिखाई दे रही है। तो ये और किसी तरह से माओवादी है। तो ये सब ठीक है, आपका यही सवाल मथुरा दत्त जोशी जी के पास में लेके जाऊंगी। मथुरा दत्त जी, कांग्रेस अपनी खोई हुई सत्ता वापस लाने के लिए किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। देखिए, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा। याद दिलाइए। आप 2013 का राजनाथ सिंह जी का जंतर मंतर का भाषण जरा ये आईटी सिंह साहब जो खच्चन साहब बैठे हैं, जरा इनको सुना दीजिएगा, आप पर होगा। और मोदी जी का भाषण सुना दीजिए कि उन्होंने क्या कहा था 2012, 13, 14 में किसानों के बारे में। जब मोदी जी एक वर्किंग कमेटी के चेयरमैन बने थे, आज मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमारी यूपीए की सरकार थी, उसमें एमएसपी के बारे में उस समय जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि एमएसपी जरूरी है, इसके लिए अध्यादेश लाना चाहिए, कानून बनना चाहिए, तो आज प्रधानमंत्री जी को क्या तकलीफ होगी कि वो हम दो और हमारे दो के लिए बात करेंगे या किसानों के लिए भी बात करेंगे? ये हम दो हमारे दो की बात प्रधानमंत्री कहाँ करते हैं? हम दो हमारे दो की बात तो राहुल गांधी करते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी के लिए देखिए, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं ना। आज देखिए, जो सरदार पटेल के नाम पर स्टेडियम था, उसका नाम भी बदलने का काम से आप देख रहे। लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि भाजपा के लोग क्या मानसिक रूप से इतने दिवालिया हो गए? कितने ठीक है, ये सवाल मैं बाद में उनके पास लेकर जाऊंगी, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप सत्ता पाना चाहते हैं? सत्ता पाने की आड़ में किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। किसान आंदोलन को भुनाने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक रूप उसको पूरी तरीके से दे दिया गया है। का इतिहास रहा है, कांग्रेस ने कभी सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी के भी कंधे में बंदूक नहीं रखी, न किसी को उकसाने का काम किया, न किसी को बरगलाने का काम किया। कांग्रेस सत्ता की लोलुप नहीं है, कांग्रेस इनकी तरह सत्ता की भूखी नहीं है। ये दो मुही बात नहीं करती कांग्रेस ने पहले भी अगर किसानों के हित में कुछ नहीं किया होता तो जो ये हरित क्रांति है, आज अन्न के मामले में आत्मनिर्भर होने की बात है, किसानों को प्रोत्साहन देने की बात है, एमएसपी देने की बात है, आपका एपीएमसी जो मंडी एक्ट है उसको लाने की बात है। ये कहाँ से हुए हैं आज तक के कानून? ये तो उसको समाप्त कर रहे हैं, जो कानून यहाँ पर लागू है उसको भी समाप्त कर रहे हैं। एपीएमसी समाप्त हो रही है, मंडियां समाप्त हो रही है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या भारत बंद इसका समाधान है? क्या भारत बंद इसका समाधान है? लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने के लिए कोई न कोई आवाज कोई भी उठा सकता, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा। आवाज कोई भी उठा सकता, आप भी उठाइए, आम लोग भी उठाइए, किसान लगातार उठा रहे हैं। क्या भारत बंद इसका समाधान है? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है। जी
आपके पास कैप्टन आई सिंह जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। भारत बंद का आह्वान किया गया। दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि जो बजट आया है, बजट में उनके लिए कुछ नहीं है, व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं तो सुननी पड़ेगी ना, हमेशा सरकार की जिद थोड़ी चलेगी। नहीं, बिल्कुल काजल जी, आप जो कह रही हैं वो भी एक अपनी जगह है। अभी जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि एमएसपी जो है ना, ये सरकार नहीं कर रही है। मैं इनसे यही जानना चाह रहा हूं कि 60 साल में आपने 60 साल का बहुत लंबा शासन होता है, आपने क्यों नहीं करी थी? आप हमसे जो बात 6 साल में नहीं, आपसे जो जवाब लिया गया वो पिछले 6 सालों को लेकर लिया जा रहा है। 60 साल का वो मामला छोड़ दीजिए, वो कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस भुगत रही है क्योंकि कांग्रेस सत्ता से बाहर जा चुकी है। आप अपने राज को गिनाइए, अपने राज में क्या कर रहे हैं, मोदी सरकार में क्या हो रहा है, एनडीए की सरकार में क्या हो रहा है, उपलब्धियां आप अपनी सरकार की गिनाइए। हाँ, क्योंकि जो उन्होंने किया वो भुगत लिया ना, सत्ता से बाहर हो चुके हैं। देश की जनता, देश के किसान आपको सत्ता में लेकर आए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वो बताइए, वो गिनाइए। वही काजल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपने देखा होगा जो हमारा बजट आया, तो बजट में हमने घोषणा करी थी 1000 नई मंडियां हम लेके आएंगे। एक तरफ ये लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये सरकार मंडियां खत्म कर रही है, और हमने घोषणा की है कि हम 1000 नई मंडियां बना रहे हैं, तो ये मंडियां खत्म होने वाली बात कहां से आ गई? अब इन्होंने कहा कि एमएसपी को आप लागू क्यों नहीं कर रहे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एमएसपी को हम कभी भी खत्म करेंगे ही नहीं, एमएसपी हम आपको बढ़ा के देंगे। जुबान पर भरोसा नहीं है, जुबान पर भरोसा नहीं है। जुबान पर आप भले ही कह रहे हैं, सरकार भले ही कह रही है कि एमएसपी को कभी खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन किसानों को अपने भविष्य की, वर्तमान की चिंता नहीं है, भविष्य की चिंता है, आने वाली पीढ़ियों की चिंता है कि अगर खत्म हो गई तो क्या होगा। जुबान पर, क्योंकि एक चीज सुनिए मेरी, कई ऐसे वादे हैं, मोदी सरकार कई ऐसे वादे कर चुकी है जो कि आज सिर्फ वादे ही है, धरातल पर कुछ नहीं आया है, तो कैसे किसान भरोसा करें? जुबान पर भरोसा नहीं कर पा रहे, इसीलिए किसान संतुष्ट नहीं है। 6,000 रुपए साल मोदी सरकार ही किसानों को दे रही है, 8 दिन तक किसी सरकारों ने नहीं दिया है। हाँ। ये किसी सरकारों ने दिया है जो आज सीधा उनके खाते में जा रहा है। 6,000 रुपए पर ईयर किसी सरकार ने दिया है जिसने 60 साल राज किया है, कभी दिया है? हम आज ठीक है, इसका जवाब मथुरा दत्त जी से लेते हो। ठीक है मथुरा दत्त जी, उनका कहना है कि 6 सालों में वो किसानों के लिए इतना कर चुके हैं जो कि पिछले 60 सालों में यूपी की सरकार नहीं कर पाई है, भले ही किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। नहीं, ये बता देना इन्होंने किया क्या है। ये 6,000 रुपए महीना देने की बात कर रहे हैं, इनको याद दिला दीजिए 72,000 करोड़ रुपया मनमोहन सिंह की सरकार दी, जिसने किसानों का ऋण माफ किया था। मध्य प्रदेश में किसानों का ऋण माफ किया, आपके राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ किया, उत्तराखंड में हमने, हमारी सरकार थी हरीश रावत जी की, हमने किसानों को राहत दी। देखिए प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बोलते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी हाँ एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। अगर कोरोना काल में 3 विधेयक किसके कहने पे लाए, जो चीज किसान मांग ही नहीं रहा उसके लिए उसको इन्होंने जबरदस्ती थोपने का काम किया कि अगर किसान आज कह रहा है कि एमएसपी के लिए आप एक अध्यादेश जारी कर दीजिए और पार्लियामेंट चल रही है, बिल ले आइए, तो इसमें दिक्कत क्या हो रही सरकार की? ये भाजपा के लोग कब तक झूठ बोलेंगे? देखिए इनकी अभी चल रही, समय आने पर वो हालत होगा इनका कि इनके ऊपर में जनता इनको खदेड़ने का काम नहीं करेगी, तो देखिएगा आप। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहाँ खदेड़ पा रही है जनता कहाँ खदेड़ पा रही है? जब पहले 2014 में मोदी सरकार बनी थी तब भी आप यही कहते थे कि जनता इनको खदेड़ेगी, कहाँ खदेड़ पाई? वो तो फिर से सत्ता में आ गए हैं, अब फिर से वो तो सत्ता में काबिज हो गए। कहाँ विपक्ष, कहाँ अपनी भूमिका निभा रहा है? ऐसी कोशिशें नजर ही नहीं आती जो मोदी सरकार सत्ता छोड़ेगी। घमंड में तो ये चूर हैं, हाँ। उसी घमंड में ये चूर हैं, वही घमंड इनको ले जाएगा। अगर किसानों की इसी तरह के उपेक्षा करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इनको दिल्ली की सत्ता से हटाने के लिए जनता हटाएगी। सबसे बड़ी पार्टी बन के गुजरात में हो रही है, सबसे ज्यादा गुजरात में बीजेपी ने सीटें ली है और कांग्रेस का वहाँ सुपड़ा साफ हो गया है। अभी दक्षिण भारत में आप देखिए कि आपकी एक सरकार थी पांडिचेरी में, वो भी गिर गई, वहाँ भी आपकी है ना दक्षिण भारत मुक्त हो गए। करतूतें तो आपकी अच्छी नहीं है, जनता आपको खदेड़ रही है, हमें नहीं खदेड़ रही है। और अभी 5 राज्यों में चुनाव होना है, आप देख लेना आपकी वहाँ क्या स्थिति होगी। आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, आपको देखना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। दुनिया जान चुकी है
कि कांग्रेस सबका अब काम एक ही रह गया है, देश का विरोध करना, देश के संविधान का विरोध करना, देश की चुनी हुई सरकार का विरोध करना, और जितने भी माओवादी और उग्रवादी और खालिस्तानी हैं उनके साथ खड़े होना, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग के साथ खड़े होना। तो ये तो कांग्रेस की आज मानसिकता और कांग्रेस का नैतिक काम बन चुका है। तो कांग्रेस अपने आप को कहाँ समझ रही है? ये तो अब बहुत जल्दी, कुछ दिनों के मेहमान रह गए, जनता इनको बहुत काला मुंह करके भगाने वाली है। थोड़े बहुत रह गए, बाकी हर जगह तक सुपड़ा साफ होता जा रहा है। मथुरा दत्त तो जी, इनकी एक और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए एक और मेरा सवाल आपसे होगा, और सवाल यही होगा, आप लगातार सत्ताधारी पार्टी पर सवाल उठाते हैं, वो अच्छी बात है, विपक्ष का काम है और सवाल उठाना। जिस तरीके से अगर आप सरकार का विरोध करेंगे वही विपक्ष की खूबसूरती होता है, लेकिन जैसा देश में देखने को मिल रहा है, सरकार गिर जाती है, पुडुचेरी की बात हो, गुजरात में सुपड़ा साफ हो जाता है, जैसे हालात इस समय देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो है, या तो नेतृत्व की कमजोरी है या फिर अंदर खाने कुछ चल रहा है, अंतर्कलह है, कुछ तो है जिसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। नहीं, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ। या तो जनता हमारी बात को नहीं समझ रही है या हम जनता को अपनी बात को नहीं समझा पा रहे हैं। हाँ। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप है क्यों? इसका रीजन भी कोई ना कोई होगा। जरा मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल, हाँ, सुनाइए, बात पूरी करिए आप। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए, पुडुचेरी में सरकार गिराई, उत्तराखंड में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई। उत्तराखंड में सरकार कहाँ गिरी? उत्तराखंड में सरकार कहाँ गिरी? वो तो इलेक्शन हुए थे। 2016 का सीन याद करिए ना, शुरुआत तो सरकार गिराने का उत्तराखंड से हुआ है। वो तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है कि देश के संविधान की वजह से उत्तराखंड की सरकार बची, नहीं तो इन्होंने उत्तराखंड की सरकार गिरा दी थी। आपके सबके सामने है, आप देख लीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा गया, चुनी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया उत्तराखंड में। उसी के बाद कर्नाटक की बात लीजिए, मिजो नॉर्थ ईस्ट की बात लीजिए। क्या ये लोकतंत्र का चीरहरण नहीं हो रहा है? ये स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करने वाले लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। वही हाल आज पुडुचेरी में किया इन्होंने, खरीद फरोख्त करके विधायकों से इस्तीफे दिलवा दिए, बहुमत की सरकार को अल्पमत में ले आए। लेकिन एक बात मैं जरूर, आप जो बात कह रही है मैं उससे सहमत हूँ कि इसका भी समय के अनुसार इसका भी समाधान होगा। या तो हम कांग्रेस पार्टी, ठीक है, कैप्टन आई सिंह आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए। आप लोग वही हो जिन्होंने माननीय अटल बिहारी जी की एक वोट से सरकार गिराई थी। तो आज दुनिया आपके चरित्र को जानती है कि आप चरित्र कितने अच्छे हैं। आपका चरित्र हिंदुस्तान से मेल नहीं खाता है, आपका चरित्र मेल खाता है बाहरी ताकतों के साथ। वही आज आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका नेतृत्व यहाँ से नहीं है, आपका नेतृत्व इटली से चलता है, आपका नेतृत्व कनाडा से चल रहा है इस टाइम। तो आप देश हित में बात कर ही नहीं सकते। जो देश तोड़ने की बात करेगा, टुकड़े टुकड़े की बात करेगा। देश हित में बीजेपी कौन सी बात कर रही है? कैप्टन आई सिंह जी, कैप्टन आई सिंह जी, देश हित में बीजेपी कौन सी बात कर रही है? मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था कि आज व्यापारी संगठनों का प्रदर्शन है, उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है, किसान संगठन भी उसमें शामिल है, वो भी पूरा समर्थन कर रहे हैं, और कई छोटे छोटे दुकानदारों के समर्थन है और लगातार, जिसकी वजह से भारत बंद का ऐलान किया गया है। क्या सरकार इसके बाद कोई एक्शन लेगी? क्या कोई असर पड़ेगा? क्या इन लोगों को राहत मिलेगी जो कि आज प्रदर्शन कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो राहत मिलनी चाहिए ना। अगर ऐसा नहीं है फिर तो सरकार मनमानी कर रही है अपनी, फिर तो सत्ता का, लोकतंत्र का ही चीरहरण हो रहा है ना, फिर तो विपक्ष का आरोप सही है। जवाब दीजिए। नहीं काजल, ये कहना गलत होगा कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है। आज भारत बंद इन्होंने बुलाया है, कहाँ है? मुझे तो बंद दिखाई नहीं दे रहा। सारी दुकानें खुली, सारे मार्केट खुले, ट्रांसपोर्ट अपनी जगह सब चल रहे, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। रोजाना की तरह नहीं चल रहा है, रोजाना की तरह नहीं चल रहा है। आप गौर से देखिए, रोजाना की तरह हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन को आप देखिए, दुकानें जो बंद है उसकी भी विजुअल आपको दिख रहे हैं, और जो सड़क है वैसी सड़कों पर रौनक नहीं है जो कि रोजाना रहती है। आप देखिए तो कम से कम सरकार की नजर, सरकार की एक मिनट, सरकार की नजर से ना सही, पब्लिक की नजर से देखिए। बिल्कुल पब्लिक की ही नजर से मैं देख रहा हूँ काजल, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज देखिए कि विरोध किस बात को लेके कर रहे हैं ये लोग, किस बात को विरोध लेके कर रहे हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करने को तैयार हैं। विरोध किस बात को लेके है? महंगाई को लेकर, जीएसटी में बदलाव को लेकर, बजट में किसानों को, दुकानदारों को कुछ नहीं मिला है उसको लेकर, कई ऐसी बातें हैं उसको लेकर। जांच और एक मिनट और व्यापारियों का तो आरोप यह है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनका उत्पीड़न कर रही हैं।
तमाम ऐसी मांगे जिसको लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, पता होना चाहिए सरकार को। बिल्कुल पारदर्शिता से आज जो है ना, जो चोरियां हो रही थी, जो परेशान हो रहे थे, उनके लिए सहूलियत वाला जीएसटी है। आज जीएसटी आपको अपने घर बैठे करना है। आप नंबर 1 में बिल काटिए, बिल ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप चोरी करो तो दिक्कत तो तब है ना। मैं काजल एक आपको बात बताना चाहूंगा कि मैं एक छोटा पूरा बिजनेस भी करता हूँ। आज हमें पहले से ज्यादा सुविधा है कि हम नंबर 1 में माल उठाते हैं और नंबर 1 में बेचते हैं। जीएसटी हम समय महीने का जैसे 10 तारीख आती है जीएसटी भर देते। हमें तो पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। दिक्कत किसको आई है? जो गरीबों को अच्छा नहीं लग रहा है, गरीब नहीं भर पा रहे। जो हमारे देश में गरीबों की संख्या कितनी है उसका भी अंदाजा होना चाहिए। वो नहीं कर पा रहे हैं उतना, नहीं भर पा रहे हैं उतना, वो परेशान है, इसीलिए भारत बंद का ऐलान किया गया है। एक बार उनकी नजर से सोचिए, सरकार की नजर का चश्मा हटाइए, तभी दिखेगी देश की हालत, तभी दिखेगी देश की गरीबी, तभी दिखेगी किसानों की हालत और तभी दिखेगी व्यापारियों की हालत। मेरी बात सुने, जीएसटी किसी को अपनी जेब से भरना होता है? अगर हमने माल जीएसटी पे बेचा आपके लिए और आप पे भी जीएसटी नंबर है, वो पैसा आप। मथुरा दत्त जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, समय की कमी है मेरे पास, लास्ट रिएक्शन उनका लूंगी। मथुरा दत्त जी बोलिए। देखिए, दुर्भाग्य है कि सरकार को सावन के अंधे को हराई दिखाई दे रहा, वो इनको दिखाई दे रहा है। समय आने के बाद इनको ही पता चलेगा, जो न किसानों की सुन रहे हैं, न व्यापारियों की सुन रहे हैं, न ट्रांसपोर्टर की सुन रहे हैं, न नौजवान की सुन रहे हैं, न बेरोजगार की सुन रहे हैं, न छात्र की सुन रहे हैं। ये किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि इनको अभी सत्ता का घमंड है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। तकरीबन 8 करोड़ छोटे छोटे दुकानदारों के संगठन हैं, व्यापारियों के संगठन हैं जो कि इसमें शामिल हैं, और साथ ही जो किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं वो भी इस बात को समर्थन कर रहे हैं। अब सरकार पर इस भारत बंद का क्या असर होगा ये देखना होगा। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। नोएडा के एक मॉल से नौकरी करके लौट रही गाजियाबाद निवासी एक महिला के साथ ऑटो में सवार 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। ये जो पूरी घटना है वो बुधवार रात की है। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। उधर दुष्कर्म की घटना से पुलिस प्रशासन में अफरा तफरी इस समय मची हुई है। पुलिस के अनुसार गाजियाबाद निवासी महिला नोएडा के एक मॉल में नौकरी करती है। बुधवार देर रात नोएडा से गाजियाबाद के लिए वो ऑटो से निकली थी, लेकिन ऑटो में सवार 3 लोगों ने उसे बंधक बना लिया। ये लोग उसे लेकर मसूरी थाना क्षेत्र पहुंचे और उसके बाद सुनसान जगह पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी पीड़िता को बिलखुआ क्षेत्र में ऑटो से उतारकर फरार हो गए। पीड़िता रात को ही पहले मसूरी थाने पहुंची, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने बिलखुआ थाना पहुंचकर मामले की शिकायत की। शिकायत के बाद हापुड़ पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। कुल मिलाकर आरोपियों के बारे में अभी तक पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और वहीं एसपी का कहना है कि महिला की तहरीर पर 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
श्याम कौशिक संवाददाता हापुड़ से इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। श्याम, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे मामले को, पहले बताइए। जी, आपको बता दें कि हापुड़ के क्षेत्र कोतवाली पिलखुआ का मामला है, जहां पे गाजियाबाद से एक लड़की को उठाया जाता है और उसे अपहरण करके हापुड़ के क्षेत्र पिलखुआ में लाया जाता है और चलते हुए ऑटो में उसके साथ 3 युवक गैंगरेप करते हैं, जहाँ पे गैंगरेप करने के बाद उसे लड़की को हापुड़ पिलखुआ क्षेत्र में मसूरी नहर के पास फेंक दिया जाता है, जहाँ पे लड़की जब अपनी तहरीर लेकर थाना पिलखुआ कोतवाली में पहुंचती है तो सीमा विवाद को लेकर दोनों आपस में विवादित हो जाते हैं। वो उसे गाजियाबाद भेजने की कोशिश करते हैं और गाजियाबाद वाले उन्हें हापुड़ भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे एक दिन लेट हो गई है उसकी एफआईआर दर्ज होने के बाद। पुलिस का क्या कहना है, कहाँ तक जांच पहुंची है? पुलिस कह रही है पुलिस ने आज उसका मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे आरोपी को अरेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, उसकी तलाश करी जा रही है। उसका स्केच अभी महिला से बात करके उसका स्केच भी बनाया गया है, जहां अभी महिला से पूछताछ करी जा रही है। जो पीड़िता है उसके परिजनों का क्या कहना है, आपकी बातचीत हो पाई उनसे? इस बारे में भी परिवारजनों से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। इसमें पुलिस जो है उन्हें हमसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, ना ही हमसे मिलने दिया जा रहा है। परिजन अभी कह रहे हैं कि हमारी लड़की के साथ चलते ही ऑटो में गैंग रेप है और जो पुलिस विभाग है उसे कहीं से संदिग्ध में मान रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्याम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक पीड़िता के साथ गैंगरेप किया गया, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हो पाई है। गजराज सिंह, पूर्व विधायक कांग्रेस के समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजराज जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। गजराज जी, उत्तर प्रदेश का ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। अगर हम एक एक करके उनको गिने तो लगभग हर रोज सामने आते हैं, आपकी प्रतिक्रिया? आए दिन एक दिन का मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में हर रोज दर्जनों मामले आते हैं, खासतौर से गाजियाबाद तो पूरा अड्डा बन गया है यहाँ पर तो। और अब जैसे गाजियाबाद वाली पुलिस ने इसको हापुड़ की पुलिस के लिए सरकार दिया उसके केस को अपने आप को बचाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य है और बिल्कुल जो प्रशासन चुका है इस तरह से के अंदर जो कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए थी, उन गुंडे बदमाशों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और जनता पूरी तरह से त्रस्त है। क्या कारण है? ये गरीब लोगों के साथ ये अत्याचार होता है। मैं जो गरीब लोग हैं उन सबके साथ ये अत्याचार होता है। इसमें सचेत होता तो उस बेटी के साथ रेप नहीं होता। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उन्होंने इस केस को गाजियाबाद के बजाय हापुड़ पुलिस के गले में डाल दिया है, जो नहीं डालना चाहिए था। और जब भाजपा सरकार के अंदर उनके मिनिस्टर, उनके एमएलए, एमपी या उनके पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं, तो कैसे बच सकती हैं बहन बेटियां? सरकार का ये कहना कि अपने बेटी बचाओ का नारा उनका खोखला है। बीजेपी के लोग शामिल हैं, किस आधार पर आप बोल रहे हैं? अरे साहब, रोज आए दिन आता है कि भाजपा के पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। एमपी क्या उसमें इन्वॉल्व नहीं रहे हैं? क्या उन्नाव वाले इसमें इन्वॉल्व नहीं थे? पुलिस को लेकर मेरा आपसे एक और सवाल होगा गजराज जी। पुलिस को लेकर मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जब पीड़िता जाती है एक थाने में, वहां पर थाने को लेकर उन लोगों में, पुलिस वालों में लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है कि इस थाने में नहीं उस थाने में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये ना करके अगर उस पीड़िता का मुकदमा वहीं पर दर्ज किया होता तो शायद आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी होती। पुलिस कितनी लापरवाह है योगी सरकार में, आप ये समझिए। देखिए, पुलिस तो मामले को टालना चाहती है। पुलिस नहीं चाहती कि किसी को गरीब को न्याय मिले। अगर पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज करते, सख्ती से उस केस को खंगालना चाहती तो अपराधियों को पकड़ा जा सकता था। अब अपराधी उनकी पकड़ से बाहर हैं और उल्टे सीधे लोगों को इसमें शामिल करेंगे, उनको जेल भेजने की कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल उल्टे सीधे उन पर डंडे वंडे मार करके पूरे मामले को यही शांत कर देंगे। हम लगातार देखते हैं इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो कांग्रेस बढ़ चढ़कर उस पीड़िता के लिए आवाज़ उठाती है, बढ़ चढ़कर, चाहे वो कैंडल मार्च के जरिए हो या फिर प्रदर्शन के जरिए हो। ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है और अगर इस मामले के लिए ऐसा नहीं किया गया तो आगे भी लगातार बच्चियों के साथ यही होता रहेगा। योगी की सरकार है,
सीएम योगी लगातार दावे करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अब विपक्ष की भूमिका क्या है? हेलो, मेरा सवाल सुन पा रहे हैं आप गजराज जी? बिल्कुल। हम लोगों ने तो हाथरस वाले मामले को बड़ी तेजी से उठाया, बनारस वाले मामले को बड़ी तेजी से उठाया, शाहजहानपुर के मामले को बहुत तेजी से उठाया। हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी रोज इन मामलों को बड़ी तेजी से उठाती है, चाहे ट्विटर के जरिए, चाहे फेसबुक के जरिए, चाहे जनसभाओं के जरिए से। और हम इस मामले को भी, क्योंकि गाजियाबाद मेरा पुराना जिला है, निश्चित तौर पर मैं इसे बहुत सख्ती से लूंगा और सरकार के और प्रशासन के खिलाफ मैं अपने लोगों को सबके इकट्ठा करके बहुत तेजी से इनको घेरने की कोशिश करूंगा कि उस गरीब को न्याय मिले और उसको जो अपराधी लोग हैं उन्हें पकड़ा जाए और उनको एक मदद भी की जाए। जो पीड़ित है उसके परिवार के लोगों को सहायता दी जाए और उसके परिवार के लोगों की सुरक्षा भी की जाए। ये हम लोगों का पार्टी का अगला कदम रहेगा। ठीक है। तेजपाल प्रमुख जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। बहुत धन्यवाद आप। तेजपाल जी, लगातार ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं, बहुत गंभीर मामला है ये। अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो महिलाओं पर अपराध थमेंगे नहीं। आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी। देखिए, हाँ, जब से बीजेपी सरकार आई है, महिलाओं पे अत्याचार दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। आप कहीं अब हापुड़ की घटना अभी आप जानते ही हैं, जब कल एक टेम्पो में बैठा कर लाए, उसके साथ गैंग रेप हुआ और उसको एनएच पर छोड़ के वो बता दी। तो ऐसे अपराध हापुड़ में पिछले 15-20 दिन में 5-6 घटनाएं अभी सिंभावली में हुई, गढ़ में हुई और तमाम पूरे प्रदेश में दिन प्रतिदिन आप घटना पिछले दिन से देखा ही। और भी दुनिया भर की घटनाएं जो महिलाओं के साथ हो रही हैं, ये बीजेपी के लोग तक नहीं में जो फर्क है, जो कहते थे कि हमारी सरकार आएगी और महिला सुरक्षित रहेगी, बेटी बढ़ाओ बेटी का नारा इनका बिल्कुल उल्टा हुआ। क्योंकि ये उन अपराधियों को, ये बीजेपी के लोग जो बड़े नेता हैं वो संरक्षण दे रहे हैं, उनके हौसले बढ़े हुए हैं। अपराध तो बिल्कुल अब कुछ योगी जी लगा नहीं पा रहे और योगी जी तो बिल्कुल कानून व्यवस्था इस प्रदेश में बिल्कुल फेल है, भ्रष्ट है। तो योगी जी महिलाओं के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है और महिला शाम को हमारी बच्चियां, हमारी माताएं बहनें दिन में भी निकलते हुए घर से अब ये भय बना हुआ है कि वापसी घर। और एक और मेरा सवाल होगा, सवाल इसी चीज को लेकर होगा कि सिर्फ ये मामला नहीं है, इस मामले को लेकर बहस नहीं हो रही है, इस मामले को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा महिला अत्याचार को लेकर हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अपराध का गढ़ भी कहा जाता है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता, चाहे वो सरकार वहां पर किसी की भी हो। लगातार अपराध वहां पर होते हैं। विपक्ष इस मामले में आवाज किस तरीके से उठाएगा? क्योंकि हर बार विपक्ष की भूमिका देखने को मिलती है और जब तक आवाज ना उठे तब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होती कहाँ है, चाहे वो कोई भी मामला हो, अमरोहा तक, हापुड़ तक, कोई भी मामला हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पूरे में जब महिलाओं पर कहीं चाहे हाथरस में हो, उन्नाव में हो, पूरे उन्होंने इस मुद्दे को, महिलाओं मुद्दे को और जब तक न्याय नहीं मिल गया तब वो मुद्दा उठाते रहे हैं। हापुड़ में भी चाहे हम कैंडल मार्च निकाला हो, महिलाओं के अभी भी ज्ञापन किया था और भी मुद्दे को हापुड़ में उठाया जा रहा है। और चाहे महिलाओं के अत्याचार से जुड़ा, पेट्रोल डीजल से जुड़ा हो, किसी को कोई भी मुद्दा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं, चाहे वो हाथरस का हो, अमरोहा का मामला हो या फिर हापुड़ में भी ऐसे कई बार बुलंदशहर में भी गैंगरेप की वारदात को पहले भी अंजाम दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है कि अब अपराध को कम कर दिया जाएगा। मेरा अगला सवाल गजराज जी आप ही से होगा कि यूपी सरकार लगातार दावे करती है, क्यों नहीं हो पाता ऐसा, कहां पर कमी रह जाती है? देखिए, ये जो सरकार है
ये बोकर सरकार कही जाएगी। बिल्कुल क्योंकि झूठ बोलने वाली दुनिया की क्योंकि मैं सबसे संसद की ही अगर एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, अगर मैं संसद की ही बात करूंगी, मैं खुद कल सीएम योगी को सुन रही थी, संसद की ही बात करूंगी, वहां पर जिस तरीके से हंसी ठहाके लगाए जा रहे थे, कोई चर्चा नाम की चीज नहीं थी। अगर ऐसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो तो कार्रवाई का मतलब बनता है। मैं ये कहना चाहूंगा, दुनिया का सबसे झूठा पीएम हमारे हिंदुस्तान का है और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू का, मुसलमान का, मंदिर का, मस्जिद का, ये सब सारे, और अगर कुछ भी नहीं मिलता तो कह देते हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, वहां करके ये रुक जाते हैं। या लास्ट में माननीय राहुल गांधी जी के लिए कहना चाहते हैं, राहुल गांधी जी क्या है, क्यों राहुल गांधी जी को कहना चाहते हैं? राहुल गांधी जी एक सिंपल एक सांसद है, सरकार तुम्हारी है, पीएम तुम हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, फिर भी आप कहते हैं कि कांग्रेस हमें ये काम नहीं करने दे रही है, क्योंकि ये लोग झूठ के पुलंदे पर सरकार इन लोगों ने बनाई। ठीक है, आऊंगी आपके पास बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। उम्मेद सिंह हमारे साथ जुड़ गए। उम्मेद जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। उम्मेद जी, बड़ा सवाल उठ रहा है महिला सुरक्षा को लेकर, महिला अपराध को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हो रही है, पहले आपका रिएक्शन चाहिए, उसके बाद सवाल पूछूंगी। ये निश्चित तौर पे मैडम, ये हापुड़ का जो मामला हुआ है ये पूरे संज्ञान में आ चुका है और इससे पूरी तरह से जो है वहाँ पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को और इनको सबको जो है इन्फॉर्म भी हो चुका है। इस पे बड़े तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। ये 24 घंटे में दूध का दूध, पानी का पानी अलग होगा। बहुत ही दुखद है ऐसे हैवानों को, ऐसे हैवानियत वालों को, इनको पूरी तरह से ये जो है योगी सरकार सुधार देगी, या तो ये प्रदेश छोड़ जाएंगे या जेलों में सड़ जाएंगे। सुधारने का दावा, उम्मेद सिंह जी, सुधारने का दावा हमेशा किया जाता है सर, एक बार नहीं हमेशा से किया जाता है सुधारने का दावा, चाहे वो सीएम की बात हो या फिर उनके मंत्रियों की बात हो, नेताओं की बात हो, कि प्रदेश को सुधारा जाएगा, अपराधियों में डर होगा, लेकिन वो दिखता कहाँ है? डर दिखता ही नहीं है। मैडम देखिए, अब आप अगर पिछली 5 साल सरकार का स्थिति देखेंगे और उसका आंकड़ा और आज का आंकड़ा, तो आपको बहुत सारे अंतर दिखेंगे और दिखने लगेगा, और वो देश को दिख भी रहा है। अगर हम 5 सालों के अपराध गिने तो अपराध का आंकड़ा भी सवाल उठाता है सरकार पर। नहीं, इस पे निश्चित तौर पे इस पे पूरी तरह से मैं बिल्कुल आपको प्रॉमिस करता हूँ, ये वादा करता हूँ कि आप खुद देखें। अभी देखिए, थोड़े दिन पहले, अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पे हुआ था उन्नाव का, अभी उस मसले को कितनी तेजी से पुलिस ने जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने सॉल्व किया। अभी प्रतापगढ़ के मसले हुए थे, कितने 24 घंटे में सारे जो है उसको ओपन जनता के सामने लाया गया। इस तरह की बहुत तेजी से केस है। जब वो सरकार नहीं रही पहले वाली कि शांति से बैठे रहेंगे, अब इस पे पूरा एक्शन होता है। 24 घंटे के अंदर भी 4 घंटे में भी केस को सॉल्व किया गया है, और निश्चित होगा हमारे वाजपेयी साहब, डीजीपी, हमारे प्रमुख सचिव लापरवाही को, उम्मेद सिंह जी, पुलिस की लापरवाही को लगातार योगी सरकार में सवाल उठते हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार है, उसके बावजूद पुलिस की लापरवाही पर, पुलिस के काम को, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं कि क्यों कार्रवाई नहीं होती है, क्यों इतना समय लग जाता है। वो पीड़िता जब पुलिस थाने पहुंचती है, वहां पर पुलिस वाले आपस में बहस करने लगते हैं कि इस थाने में नहीं मुकदमा, उस थाने में दर्ज होगा, उसमें नहीं, इसमें दर्ज होगा। वहां पर जितना टाइम वेस्ट होता है, आप उस समय की कीमत समझते हैं? अगर वैसा ना होकर कार्रवाई हो जाए, तुरंत तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता। निश्चित तौर पे मैडम, ये आपका, काजल जी, बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत जरूरी है। इस पे पूरी से पूरी सख्ती बरतना चाहिए, और जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार जी कर रहे हैं, उस पे पूरी सख्ती बरत रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी ये देखना होगा, समय बताएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सबसे ज्यादा महिला अपराध। योगी सरकार लगातार दावे करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अपराधियों को डर है, लेकिन जिस तरह के केस निकलकर सामने आते हैं, वो चाहे हत्या का रेप हो, अपहरण हो या फिर गैंगरेप हो, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।